नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को संसद में स्पष्ट किया कि सरकार के संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की कोई योजना नहीं है। ये बयान उन अटकलों के जवाब में आया है जो हाल के महीनों में विपक्षी दलों और नागरिक समाज द्वारा उठाए गए सवालों के बाद सामने आई थी। राहुल गांधी ने कहा है कि संसद में मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए ये आंकड़े बहुजनों की हकमारी और संस्थागत मनुवाद के पक्के सबूत हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के एसटी के 83%, ओबीसी के 80%, एससी के 64% पद जानबूझकर खाली रखे गए हैं। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के एसटी के 65%, ओबीसी के 69%, एससी के 51% पद भी रिक्त छोड़ दिए गए हैं। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, एक सोची समझी साजिश है बहुजनों को शिक्षा, रिसर्च और नीतियों से बाहर रखने की। विश्वविद्यालयों ने बहुजनों की पर्याप्त भागीदारी नहीं होने से वंचित समुदायों की समस्याएं रिसर्च और विमर्श से जानबूझकर गायब कर दी जाती हैं। राहुल ने कहा कि NFS यानी नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हजारों योग्य SC, ST, OBC उम्मीदवारों को मनुवादी सोच के तहत अयोग्य घोषित किया जा रहा है और सरकार कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सभी रिक्त पद तुरंत भरे जाएं। बहुजनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, मनुवादी बहिष्कार नहीं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस आज ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन आयोजित करेगी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल होंगे। प्रोग्राम को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X में लिखा है कि आज ओबीसी का हक छीना जा रहा है। ओबीसी को भागीदारी नहीं मिल रही है। जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी हमारा हक है, जिसे हम लेकर रहेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद ओबीसी की राजनीति में भागीदारी बढ़ाना और जातिगत जनगणना की मांग को और आगे बढ़ाना है। दरअसल राहुल गांधी लगातार देश में ओबीसी की भागीदारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। केंद्र सरकार ने संसद में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों की नियुक्ति संबंधी से एक डेटा जारी किया है, जिसने सबको चौंका दिया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के 80% और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के 83% स्वीकृत पद खाली हैं। राजद से राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा के एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने डेटा प्रस्तुत किया। प्रोफेसरों के पदों की बात करें तो ओबीसी के 423 स्वीकृत पदों में से केवल 84 भरे गए हैं, यानी 80% पद खाली हैं। एसटी के 144 स्वीकृत पदों में से केवल 24 भरे गए, यानी 83% पद खाली हैं। एससी के 308 स्वीकृत पदों में से 111 भरे गए, यानी 64% पद खाली हैं। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पदों का भी यही हाल है। तमिलनाडु में विपक्षी एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। हफ्ते भर में दूसरी बार AIADMK के पार्टी महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री AK पलानीस्वामी ने कहा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी रुख को दोहराते हुए जोर देकर कहा है कि द्रविड़ समुदाय का ये प्रमुख दल गठबंधन सरकार के विचार के आगे झुकने वाला कोई आसान विकल्प नहीं है। पलानीस्वामी ने अन्ना द्रमुक के भाजपा के साथ सत्ता साझा करने को लेकर मुख्यमंत्री MK स्टालिन और द्रमुक के सहयोगियों की आलोचना का जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम कोई आसानी से धोखा खाने वाले नहीं हैं। अन्ना द्रमुक अपने दम पर सरकार बनाएगी और बहुमत हासिल करेगी। हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। अगर हमारी मर्जी हो तो हम गठबंधन करेंगे और अगर नहीं तो नहीं। हमें किसी भी बात की चिंता या परेशानी नहीं है। भारतीय नौसेना ने घोषणा की है कि नेवी डे 2025 इस बार केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मनाया जाएगा। इस बार का आयोजन अरब सागर के किनारे होगा, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक बेहद अहम समुद्री इलाका है। इस जगह को चुनने का मकसद ये दिखाना है कि नौसेना इस क्षेत्र में कितनी सक्रिय और सतर्क है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नौसेना की रणनीति और तैयारियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय नौसेना ने यह साबित किया था कि वो कितनी तेजी और ताकत के साथ समुद्र से दुश्मन पर हमला कर सकती है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस आयोजन की जगह को चुनने से पहले काफी विचार विमर्श किया गया। ये सरकार की उस नीति के तहत किया गया है जिसमें कहा गया है कि देश के बड़े और राष्ट्रीय आयोजनों को
अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में मनाया जाए ताकि पूरे देश को इनसे जोड़कर एकजुटता का संदेश दिया जा सके। बता दें, पिछले साल नेवी डे का आयोजन पुरी के पास बंगाल की खाड़ी में किया गया था। भारतीय पीएम मोदी यूके के विदेश दौरे पर हैं, लेकिन इस बीच ट्रंप ने सीधे भारत के खिलाफ जहर उगल दिया है और बड़ा झटका दिया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनी को कड़ा संदेश दे दिया है। ट्रंप ने इन कंपनियों को कहा है कि वो भारत जैसे देशों में जाकर विदेशी हायरिंग को बंद कर दें। वॉशिंगटन में एआई समिट में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कंपनियों को अब चीन में फैक्ट्री बनाने या भारतीय टेक वर्कर्स को नौकरी देने के बजाय घरेलू स्तर पर नौकरियां पैदा करने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। कुल मिलाकर ट्रंप कहना चाहते हैं कि अमेरिकी लोगों को नौकरी मिले। ट्रंप ने कहा कि हमारी बहुत सी बड़ी टेक कंपनियों ने अमेरिकी स्वतंत्रता का फायदा उठाकर चीन में फैक्ट्री बनाई है, भारत में वर्कर्स की हायरिंग की है और आयरलैंड में प्रॉफिट जमा किया है। आप लोग भी ये बात जानते हैं। इस दौरान उन्होंने अपने ही देश में अपने नागरिकों को नजरअंदाज और सेंसर भी किया। राष्ट्रपति ट्रंप के शासन में वो दिन अब लद गए हैं। बता दें कि दुनिया के कई बड़ी टेक कंपनियों के कर्मचारी और सीईओ जैसे पोस्ट पर भारतीय मूल के लोग काबिज हैं। ट्रंप के बयानों ने भारत के 250 अरब डॉलर मूल्य वाले तकनीकी सेवा उद्योग के भविष्य पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा लाखों भारतीयों के सामने रोजगार का प्रश्न खड़ा कर दिया है। ट्रंप के बयान पर कांग्रेस समेत तमाम लोगों ने मोदी सरकार से सवाल किया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि अब मोदी मित्र ट्रंप को हिंदुस्तान में नौकरियों से भी दिक्कत है। पहले एप्पल को हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के खिलाफ धमका चुके हैं, हमारे लोगों को बेड़ियों और हथकड़ियों में खदेड़ चुके हैं। कमाल है, भारत विरोधी इन बयानों पर मोदी जी चुप कैसे रह पाते हैं। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पोस्ट पर पीएम मोदी से जवाब मांगते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की टेक कंपनियां भारत में लोगों को काम पर रखती हैं, लेकिन मेरे राज में वो दिन खत्म हुए। ट्रंप का साफ संदेश है कि भारत के लोगों को काम ना दिया जाए, नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। ब्रिटेन दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश पीएम कियर स्टारमर के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान स्टारमर के भाषण का हिंदी में अनुवाद कर रही ट्रांसलेटर कुछ पल से लड़खड़ा गई और अनुवाद करने में अटक गई। अनुवादक ने अंग्रेजी शब्द का उपयोग करने के बाद थोड़ी देर के कुछ देर रुकी और माफी मांगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिंता मत करें। इस टिप्पणी पर वहां मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे और औपचारिक कूटनीतिक माहौल में एक सहजता आ गई। प्रधानमंत्री मोदी की इस बात पर ब्रिटिश पीएम भी मुस्कुराते हुए नजर आए और उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे मुक्त व्यापार समझौता कहा जाता है, जिसका मतलब है कि दोनों देश आपस में व्यापार ज्यादा आसानी से कर सकेंगे और टैक्स या शुल्क बहुत कम या ना के बराबर होंगे। ये समझौता लंदन में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान हुआ। ये भारत का पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता माना जा रहा है और ब्रिटेन के लिए ब्रेक्जिट के बाद का पहला बड़ा व्यापारिक समझौता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह समझौता संयुक्त समृद्धि के लिए एक नया रोड मैप है। इसका फायदा भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के लाखों लोगों को मिलेगा, जैसे कि किसान, मछुआरे, छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल्स को। अब भारत के कपड़े, गहने, समुद्री भोजन, चमड़े के सामान, मशीनें और पैक्ड खाने पीने की चीजें ब्रिटेन में बिना या बहुत कम टैक्स के बेची जा सकेंगी। इससे भारत के क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं अब ब्रिटेन से आने वाले चॉकलेट, विस्की, कारें, दवाइयों के उपकरण, एयरक्राफ्ट पार्ट्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भारत में 15% की जगह सिर्फ लगभग 3% टैक्स पर मिलेंगे। इससे ये चीजें भारत में सस्ती हो सकती हैं और भारतीय ग्राहक इनका ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। इस बीच सदन में राजद और भाजपा में भिड़ंत हो गई। सदन के अंदर कथित तौर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर विवादित टिप्पणी की। वहीं तेजस्वी यादव ने भाजपा नेताओं पर मां बहन की गाली देने का आरोप लगाया। सदन के अंदर हंगामे के बाद बाहर भी गहमागहमी का माहौल रहा। दोनों पार्टियों के विधायक उलझते हुए नजर आए। इस हंगामे की शुरुआत बीते रोज ही हुई है।
जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने विधानसभा में कहा था कि यह सदन किसी के बाप का नहीं है। इसके बाद दूसरे दिन विवाद और बढ़ गया। वहीं आरोप प्रत्यारोपों के बीच तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का जवाब उनके पिता शकुनी चौधरी के एक वीडियो से दिया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर शकुनी चौधरी का एक पुराना वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो तब का है जब शकुनी चौधरी और सम्राट चौधरी राजद में थे। वीडियो को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए लिखा है कि बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के सम्मानित पिताजी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बिहार की धरती में गाड़ने की धमकी दे रहे हैं। इस वीडियो में जनसभा को संबोधित करते हुए शकुनी चौधरी कह रहे हैं कि बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, तमाम वर्गों से कहना चाहता हूं, आपकी ताकत केवल नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो जाए। नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलने देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को राज्यसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव पेश करेंगे। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि यह सदन मणिपुर राज्य के संबंध में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जारी की गई उद्घोषणा को 13 अगस्त 2025 से अगले 6 महीने तक लागू रखने की मंजूरी देता है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मणिपुर में एनडीए के मेहती और नागा विधायक पिछले कई महीनों से वहां चुनी हुई सरकार को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में कथित तौर पर अवैध घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस की ताजा कार्रवाई ने बांग्ला भाषी समुदाय में डर का माहौल पैदा कर दिया है। इस अभियान के तहत कई बांग्ला भाषी लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसके चलते डर और अनिश्चितता के कारण सैकड़ों मजदूर अपने परिवारों के साथ पश्चिम बंगाल लौट रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम के सेक्टर 49 का बंगाली मार्केट अब खाली हो रहा है। यहाँ रहने वाले करीब 500 से ज्यादा बंगाली प्रवासी मजदूरों में से अधिकतर वापस जा चुके हैं। लोगों में दहशत जैसी है कि कुछ तो जल्दी से जल्दी भागने के लिए घर से पैसे मंगाकर फ्लाइट से बंगाल जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में गुरुग्राम में सफाई, निर्माण और अन्य अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की भारी कमी हो गई है। साथ ही कुछ मामलों में बांग्ला भाषी लोगों को बांग्लादेश भेजने की घटनाएं भी सामने आई हैं और इससे भी बांग्ला भाषी लोगों में तरह तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं। इसी बीच गुरुग्राम में हाल की घटनाओं ने दहशत पैदा कर दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गुरुवार को ऐलान किया कि फ्रांस अब फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब गजा में भूख और तबाही को लेकर दुनिया भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वो इस फैसले को सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में औपचारिक रूप से पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि समय सबसे जरूरी बात यह है कि गजा में युद्ध तुरंत रुके और वहां की आम जनता की जान बचाई जाए। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है और फिलिस्तीन को समर्थन देने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अमेरिका ने फिलिस्तीन को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के फैसले को सख्ती से खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि मैक्रों को यह फैसला सिर्फ हमास के प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को राष्ट्र का मान्यता देने की इमैनुअल मैक्रों की योजना को अमेरिका सख्ती से खारिज करता है। उन्होंने लिखा, ये गैर जिम्मेदाराना फैसला सिर्फ हमास के प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देता है और ये अशांति बढ़ाएगा। इस 7 अक्टूबर के हमले के पीड़ितों के लिए एक तमाचे जैसा है। वहीं फिलिस्तीनी अधिकारियों ने मैक्रों के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि ये आतंकवाद को इनाम देने जैसा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.